Good morning, everyone. I hope you are doing good. स्टडी लवर्स फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जनरल साइंस के सामान्य प्रश्न देखने वाले हैं, वन लाइनर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में सभी बच्चों की परीक्षाएं होने वाली हैं और उन परीक्षाओं में साइंस के जो भी महत्वपूर्ण वन लाइनर है या जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे वो सारे इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, कक्षा 6 से लेकर और 12 तक। और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे और साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो देख सकते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, मधुमक्खियों के पालन एवं प्रबंधन कहलाता है। मधुमक्खियों का पालन और प्रबंधन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। इसी तरह से अगर पूछा जाए रेशम कीट का पालन, तो रेशम कीट का पालन जो है वो सेरीकल्चर कहलाता है। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, ऐसे ज़रूर याद रखें। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो आंसर होगा विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है। विटामिन के, ब्लड जब हमारी कहीं पे चोट लग जाती है और ब्लड बहने लगता है तो वहाँ पर आप देखते होंगे कुछ देर बाद ही वहाँ पर थक्का बन जाता है और ब्लड बहना रुक जाता है। तो उसका जो कारण है या सहायक विटामिन है वो विटामिन के है। अगला प्रश्न देखिए, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सीमेंट जो होता है, सीमेंट हमारा कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में होता है कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड बोलो या सिट्रिक एसिड, तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है, जो कि विटामिन सी 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 देता है हमें। खासकर विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं खट्टे फल। सारे के सारे खट्टे फल, जैसे कि आंवला उनमें से एक सबसे मुख्य है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, कार्य की इकाई है। तो कार्य की इकाई जो है जूल होता है। कार्य की इकाई जूल। अगला प्रश्न देखिए, एकमात्र अम्ल जो, सॉरी इससे पहले दूसरा क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अन्य नाम है फ्रियोन, जो कि बहुत हानिकारक गैस होती है। शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह में ये गैस प्रयोग की जाती है और यह जो है ओजोन परत के लिए नुकसानदायक होती है, यह भी ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है उसका नाम है एक्वारेजिया। और अगर कभी पूछा जाए कि एक्वारेजिया कैसा बनता है, तो 1:3 का HCl, एक्वारेजिया जो है HCl और HNO3 का 1:3 1:3 का मिश्रण होता है, जो कि गोल्ड को यानी सोने को घोल सकता है। आंसर हो गया एक्वारेजिया। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता जॉन डाल्टन को माना जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का प्रयोग किया जाता है? तो दांत हमारे जैसे कृंतक होते हैं, वर्णक, चवर्णक, तो ये हमारे दांतों के टाइप्स होते हैं। तो इनमें से कौन से दांतों का प्रयोग? तो कृंतक का प्रयोग जो है सेब को काटने के लिए हम करते हैं। कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? तो नारंगी और बैंगनी को जब हम मिश्रित करेंगे तो हरा रंग तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरएनए का अभिप्राय है, यानी आरएनए का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का। इसी तरह से अगर डीएनए का पूछा जाए तो डीएनए का आगे सेम है न्यूक्लिक एसिड, लेकिन यह है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए का फुल फॉर्म हो गया और राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का। दोलन का संचलन क्या कहलाता है? सॉरी, लोलक का संचलन क्या कहलाता है? लोलक इस तरह से कोई लोलक है तो वो जो गति करता है इस तरह से आगे पीछे, इस संचलन को क्या कहते हैं? तो दोलन गति कहते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? आंसर है 78%। तो वायुमंडल का जो हवा का कंपोजिशन है 78% नाइट्रोजन हो गई और
इसी तरह से ऑक्सीजन जो होती है 21% ऑक्सीजन होती है और बाकी अदर गैसेज होती हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो चिकित्सक डॉक्टरों को देखा होगा कान में लगा के करते हैं, उसका नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। अगला प्रश्न है मलेरिया संबंधित है। मलेरिया क्या है? एक तरह का ज्वर होता है, बुखार होता है, मलेरिया। अगला प्रश्न है रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो यानी रक्त में जब शुगर लेवल बढ़ जाता है, शर्करा स्तर बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ने से तो क्या होता है? एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है मधुमेह। मधुमेह बोल सकते हैं या डायबिटीज़ भी बोलते हैं। तो मधुमेह रोग हो जाता है, तो इसको नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन होता है वो इंसुलिन होता है। और जब भी हम देखते हैं कि मधुमेह का रोगी जब उसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो शरीर में इतना इंसुलिन नहीं बन पाता है, तो इस वजह से उसको इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। तो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या हो गया? इंसुलिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे चूना जल कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों का जो हरा पदार्थ होता है इसका नाम क्लोरोफिल है। और इससे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पत्तियों का रंग हरा जो है वो भी क्लोरोफिल के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? पीतल को अगर हवा में छोड़ दिया जाए तो वो ऑक्सीकृत होने लग जाता है, यानी नमी से क्रिया करके या ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत होकर वो बदरंग देखते होंगे। पीतल बहुत कुछ टाइम बाद काला पड़ने लग जाता है। अगला प्रश्न है बार किसकी इकाई है? तो आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। तो प्रेशर की इकाई होती है बार। बार। अगला प्रश्न है ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो उदातीकरण या ऊर्ध्वपातन भी इसके लिए एक शब्द यूज होता है। जैसे कपूर होता है, कपूर क्या होता है? ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। अगला प्रश्न है किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? चांदी के ऊपर जब सल्फाइड परत बनती है तो चांदी बदरंग हो जाता है। अगला प्रश्न है चेचक होने की वजह है, यानी चेचक किससे होता है? चेचक रोग का जो कारक है वो वायरस होता है। अगला प्रश्न है प्रतिरोध की एसआई इकाई है। विद्युत प्रतिरोध यानी विद्युत को रोकने के लिए जो प्रतिरोध हम लगाते हैं उसकी इकाई क्या है? एसआई यूनिट। तो उसका एसआई यूनिट ओम होता है। सबसे व्यस्त मानव अंग है, तो मानव शरीर में दिल जो है 24/7 है ना, प्रत्येक हर मिनट धड़कता रहता है दिल। तो सबसे व्यस्त मानव अंग हमारा दिल हो गया या हार्ट हो गया। अगला प्रश्न है बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या है? तो बेकिंग जो सोडा है बेकरियों में प्रयोग किया जाता है, जैसे डबल रोटी वगैरह बनाने में। तो इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका फार्मूला भी याद रख सकते हैं NaHCO3। इसका नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है अनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? अनुवांशिकता की इकाई जीन है। जो जीन क्या करते हैं, जो हमारे पेरेंटल लक्षण होते हैं, यानी जो हमारे लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचालित करते हैं। अगला प्रश्न है अनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी? तो ग्रेगरी मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक भी कहते हैं, तो ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पादप और पशु दोनों की कोशिकाओं में पाई जाती है। अगला प्रश्न है पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो पानी की जो स्थायी कठोरता होती है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, इसका सूत्र भी याद रख सकते हैं, को डालकर पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है पानी का अधिकतम घनत्व कितने पर होता है? तो पानी का अधिकतम जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला प्रश्न देखिए निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो निकट दृष्टि दोष होता है उसका दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब दूर दृष्टि के लिए क्या? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस याद रखेंगे, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी को महाधमनी कहते हैं। अगला प्रश्न है सौर प्रणाली में सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह है कौन सा है? तो सौर प्रणाली में सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह जो है गैनीमेड है।
अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड जो ग्लैंड है हमारी, आयोडीन संचित रहता है, और इसकी कमी से जो है गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि में अनियमितता आने से या आयोडीन की कमी से सीधे बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? तो आंसर हो गया अनंत होती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। आयाम जो है, जो ध्वनि तरंगें होती हैं, तरंगें जो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करती हैं उसको आयाम कहते हैं। अगला प्रश्न है, चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? तो चाय जो हम पीते हैं तो चाय में कैफीन नाम का उत्तेजक या अल्कलॉइड हम बोलते हैं, चाय में अल्कलॉइड उपस्थित रहता है जिसका नाम है कैफीन। इसी तरह से अगर पूछा जाए जैसे तंबाकू, तंबाकू में भी अल्कलॉइड पाया जाता है, तंबाकू का जो अल्कलॉइड है उसका नाम होता है निकोटीन। तो याद रख सकते हैं निकोटीन, चाय में कैफीन। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया रोग जो है कृमि के कारण होता है, फाइलेरिया। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र होता है तो मानव मूत्र स्वभाव में कैसा होता है? एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, है ना। इसी तरह से विटामिन बी का रासायनिक नाम याद रख सकते हैं, थायमीन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम। इसी तरह से अगर पूछे विटामिन डी का रासायनिक नाम, तो इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। तो इस तरह से याद रख सकते हैं, इनके रासायनिक नाम अमूमन पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल, बी का हो गया थायमीन, सी का हो गया एस्कॉर्बिक एसिड और डी का हो गया कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? आंसर हो जाएगा रॉकेट टेक्नोलॉजी में। क्रायोजेनिक जो इंजन होते हैं उनका प्रयोग रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो पलकों के किनारे मीमोबियन ग्रंथि पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं रहता है, नहीं पाया जाता है? तो ग्रसिका जो होती है मनुष्य के आहार नाल में, उसमें किसी भी तरह का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अग्न्याशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? तो गैस्ट्रिन एंजाइम जो है अमाशय की दीवार से निकलता है। रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो रुधिर यानी ब्लड हमारा जो है संयोजी ऊतक है या तरल संयोजी ऊतक बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? ये कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है, यानी कोशिका जब वृद्धि करके विभाजित होती हैं तो साइटोकाइनेसिस उसका एक स्टेप है, और ये कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। सांप का जहर क्या होता है? वो प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, किस संघ की जातियों की संख्या सर्वाधिक है? यानी जो संघ हैं हमारे, जैसे एनिमिलिया है, तो इसी तरह से जो संघ है इनमें से आर्थ्रोपोडा जो संघ है उसकी जातियां सबसे ज़्यादा हैं। इसमें हमारे इंसेक्ट वगैरह यानी कीट पतंगे आते हैं, तो इनकी जो संख्या है वो विश्व में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो ब्रेंकियल धमनी से मनुष्य का ब्लड प्रेशर मापा जाता है। अगला प्रश्न है, हास्य गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न देख सकते हैं, कैलकुलस के आविष्कारक हैं? तो कैलकुलस के आविष्कारक जो हैं सर आइजैक न्यूटन हैं। नेक्स्ट है, शकरकंद किसका रूपांतरण है? शकरकंद जड़ का रूपांतरण है, जड़ का रूपांतरण है, ज़मीन के नीचे पाया जाता है, और यह जो है शुगर का बहुत अच्छा सोर्स होता है, चीनी भी बनाई जाती है। नेक्स्ट है, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? आंसर हो गया लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देते हैं एड्स के विषाणु। अगला प्रश्न है, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है? उंगली का जो नाखून होता है हमारा उसमें कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है? तो आंसर देख सकते हैं, आंसर हो गया ग्लोबिन प्रोटीन। अगला प्रश्न है, पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको ब्रेलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एपो एंजाइम, एंजाइम का जो प्रोटीन भाग होता है उसको एपो एंजाइम कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न देख सकते हैं,
किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो एड्रेनलिन जो हार्मोन है इसको आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। कहाँ से सीक्रेट होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, एड्रिनल ग्लैंड। और इसको जो है इसी हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। इसके अलावा इसको 3F हार्मोन कहते हैं, 3F। तो 3F का मतलब यहाँ पर होता है फाइट, फाइट फ्लाइट, फाइट फ्लाइट और फियर। यानी ये हार्मोन जो है, जैसे ऊंचाई पे, ऊंचाई पे डर लगना, फ्लाइट यानी ऊंचाई से डर लगना, फाइट यानी लड़ाई के टाइम पे एड्रेनलिन रिलीज होता है फाइट जब होती है। इसी के अलावा फियर यानी डर, डर लड़ो और उड़ो हार्मोन इसको कहते हैं। तो आपातकालीन हार्मोन है 3F हार्मोन किसे कहते हैं? तो ये भी एड्रेनिल है। कहाँ से सीक्रेट होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। अगला प्रश्न है, अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, बुद्धि का केंद्र स्थित है। तो बुद्धि का केंद्र जो है प्रम मस्तिष्क में होता है। ये हमारे लगभग 50+ क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो कि सारे साइंस के क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। बार बार ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। और कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, या फिर कुछ भी अगर ऐसा चाह रहे हैं कि और इस तरह की सीरीज़ आती रहे, तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। धन्यवाद।